हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर लेसन 1 सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। सुनने में ये बहुत सरल बातें हमें लग रही होंगी कि सजीव और निर्जीव, इसको आप बेसिकली क्लास 5th में या 4th में आपने स्टडी की होगी। तो हम समझते हैं सजीव क्या होते हैं। तो आपके दिमाग में है कि सजीव वो वस्तुएं होती हैं जिनमें जान होती है और निर्जीव वो वस्तुएं होती हैं जिनमें जान नहीं होती। लेकिन एक प्रश्न बनता है कि सजीव और निर्जीव में ऐसा क्या डिफरेंस होता है जिससे वो सजीव कहलाते हैं और अगला जो ऑब्जेक्ट है वो निर्जीव कहलाता है। अब अगर हम आपसे पूछें तो आप कह सकते हो कि सर जो चलता हो, बोलता हो, खाता हो, पीता हो, उठता हो, बैठता हो वो सजीव है और जो ये सारी क्रियाएं ना करता हो वो निर्जीव है। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे, एक जिंदा इंसान के पास एक हार्ट होता है, 2 लंग्स यानी फेफड़े होते हैं, 2 किडनी यानी कि वृक्क होते हैं और उसके पास वही आंख, कान, नाक, मुंह, गला, ब्लड सब कुछ होता है और सेम यही सारी चीजें एक मुर्दे के पास होती हैं। तो फिर वो मुर्दा क्यों कहलाता है, यानी निर्जीव क्यों कहला रहा है और आप सजीव क्यों कहला रहे हो, जबकि वो दोनों एक ही सब्सटेंस हैं? ऐसी क्या चीज थी जो उसकी बॉडी से नहीं है या उसकी बॉडी से निकल गई है जिस कारण आप उसे नॉन लिविंग कह रहे हो? सोचिए इस बात को। तो वो पदार्थ जो सजीव और निर्जीव में अंतर करता है वो है प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। किसी मरे हुए इंसान को अगर हम पूछते हैं कि इंसान मर क्यों गया, तो आपका एक जवाब होता है कि सर इसकी रूह निकल गई, इसकी आत्मा निकल गई, इसका सोल निकल गया है। तो क्या ये रूह, आत्मा या सोल ये वास्तव में होती है? अगर ऐसा है, निकल गया है, तो जो लोग आईसीयू में रखे होते हैं उनकी सोल, उनकी आत्मा को निकलते हुए कोई क्यों नहीं देखता? तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि सोल या आत्मा निकल गई है, वो चीज है जीवद्रव्य। और जीवद्रव्य एक ऐसा मैकेनिकल वर्क करता है जो हमारी एटमॉस्फेरिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी वायुमंडलीय ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें एक टीवी को चलाना है, ये है एक टीवी और इस टीवी को चला करके हमें देखना है। तो इस टीवी को चलाने के लिए हमें एक जनरेटर चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करे और जनरेटर को चलाने के लिए हमें एक फ्यूल चाहिए जिसको आप तेल के नाम से जानते हैं, वो चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, मिट्टी का तेल हो या कोई भी फ्यूल हो। अब होगा क्या कि अब अगर हम आपसे पूछें कि इस टीवी को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है, जनरेटर, तो ठीक है हम जनरेटर में तेल नहीं डालते हैं और उस जनरेटर को हम हाथ से घुमाते हैं, तो क्या टीवी को इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा? टीवी चलेगी? नहीं चलेगी। तो टीवी चल किससे रही है? तो तेल से। तो ऐसा करते हैं कि हम इस ऑयल को टीवी के ऊपर या पंखे के ऊपर छिड़क देते हैं, तो क्या पंखा या टीवी चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर बात क्या आई? यहां पर बात ये आई कि इस ऑयल के अंदर, ऑयल क्या है? केमिकल है, यानी ये रसायन है। तो इस ऑयल के अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। और इस टीवी को क्या चाहिए? इस टीवी को चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, यानी हिंदी में इसको विद्युत ऊर्जा की जरूरत है। तो ये जनरेटर करता क्या है कि इस ऑयल की इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और तेल से इस टीवी को जनरेटर के माध्यम से क्या मिल जाती है? इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है, जिससे टीवी चलता है। सेम वैसे अगर हम समझें तो ये हमारा शरीर है, यानी हमारी बॉडी है, और ये है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, जहाँ से हमारे शरीर को सभी तरह की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं। और ये है हमारी बॉडी में जीव द्रव्य, जिसको आप प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो किसी भी शरीर वाले व्यक्ति को जीव बोलते हैं और जीव के शरीर में जो ऊर्जा होती है वो जैविक ऊर्जा होती है, यानी बायोलॉजिकल एनर्जी होती है।
तो जरूर ये जो जीवद्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, ये एटमॉस्फेयर की इस एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये वायुमंडलीय ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इसीलिए इस जीव के शरीर की सारी क्रियाएं होती रहती हैं और वो जिंदा कहलाता है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि यही जीवद्रव्य ही आत्मा और सोल कहलाती है। तो कोई भी ऐसा वस्तु जिसके पास जीवद्रव्य होता है उसी को हम सजीव कह देते हैं। ये बहुत डीप इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है कि जिंदा और मुर्दा इंसान में क्या फर्क है, और इस जीवद्रव्य नाम के वर्ड को हक्सले नाम के जीव वैज्ञानिक ने दिया था और उन्होंने ही इसकी खोज भी की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीवद्रव्य नाम का शब्द किससे संबंधित है, तो ये हक्सले से संबंधित है। जीवद्रव्य क्या होता है, तो जीवद्रव्य वो तरल पदार्थ है जो मानव शरीर में रक्त के साथ पाया जाता है और वायुमंडलीय ऊर्जा को जैविक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सजीव और निर्जीव की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपको मालूम है कि सजीव वस्तुएं जैसे जंतु है, वनस्पत है, इंसान है, पशु हैं, पक्षी हैं। निर्जीव वस्तुओं में प्लास्टिक है, लकड़ी है, मिट्टी है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वायु हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर क्या है। तो अगर सजीव और निर्जीव में हम अंतर की बात करें तो आप कह सकते हो कि जो चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं सजीव, और जो ऐसा नहीं करते वो निर्जीव। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मॉडर्न एज है, आज वो सारे काम रोबोट करता है जो काम एक इंसान कर सकता है। रोबोट चलता है, फिरता है, बोलता है, सोचता है, आपका काम करता है, डांस करता है, फाइट करता है, खाना बना लेता है। तो वो सारे काम जो एक इंसान कर सकता है वो रोबोट कर लेता है। इसलिए अब सजीव और निर्जीव के डेफिनेशन में बहुत अंतर आ चुका है, और आप ऐसे ही अगर आंसर को अपने सेमेस्टर एग्जाम में देंगे तभी आप भीड़ से अलग मार्क्स पाएंगे। अगर आप भीड़ वाला आंसर देंगे जो दुनिया आंसर दे रही है तो आप इन्हें स्पेशल क्या किया, तो आपको स्पेशल मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अब हम समझते हैं कि बेसिक अंतर क्या हैं जिसको आप स्पेशल अंतर कह सकते हो, जिस आंसर को आप सटीक आंसर कह सकते हो। तो पहली बात करते हैं हम जीवन चक्र की। जीवन चक्र को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि किसी भी जीव का जन्म होता है, वो जीव बढ़ता है और युवा होता है, बाल्यावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है और बाद में वो मर जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र कहते हैं। तो जो सजीव होते हैं उनमें जीवन चक्र पाया जाता है, और जो निर्जीव होते हैं इनकी कोई जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल नहीं होती है। क्यों? कोई भी निर्जीव पदार्थ अगर आप ले आए हैं तो वो एज इट इज मेंटेन रहेगा, उसकी अवस्थाओं का परिवर्तन नहीं होता। वो या तो खत्म हो जाएगा या तो बना रहेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं, बुढ़ापे में नहीं आएगा, जवानी में नहीं आएगा। तो यह है जीवन चक्र। तो जीवन चक्र इसमें पाई जाती है, सजीव में जीवन चक्र पाया जाता है और निर्जीव में जीवन चक्र नहीं पाया जाता, यानी लाइफ साइकिल नहीं होती। सेकेंड एग्जाम्पल है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का मतलब होता है सेंसिटिविटी, यानी कि ठंडी, गर्मी, बात, फीलिंग, इन सब का एहसास कर पाना। तो जो भी सजीव होते हैं, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, इंसान हो, वो फीलिंग्स को समझते हैं, वो ठंडी गर्मी का एहसास कर लेते हैं, वातावरण प्रभाव का उन पर असर होता है। लेकिन जो निर्जीव होते हैं इन पर कोई असर नहीं होता। एग्जाम्पल, किसी की बात इंसान को बुरी लगती है, लेकिन किसी भी रोबोट को, किसी भी मशीन को, साइकिल को, मोटरसाइकिल को बात बुरी नहीं लगती। ठंडी गर्मी का असर हम पर सबसे पहले होता है, निर्जीव पदार्थों पर बहुत लास्ट में होता है और एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। तो यानी कि संवेदनशीलता सजीवों में पाई जाती है और निर्जीवों में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उपापचय। उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, यानी उपचय प्लस अपचय, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे, आगे आपके सिलेबस में अगर होगा तो हम आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उपापचय समझाएंगे। तो उपापचय का मतलब होता है भोज्य पदार्थों का पचना और उनके पचने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होना। तो ये काम सजीवों में होता है क्योंकि सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन को ग्रहण करके वो उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन निर्जीवों में ये क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट है वृद्धि एवं पोषण।
वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ और पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ग्रोथ तो हम कह सकते हैं कि निर्जीव पदार्थ भी लंबाई चौड़ाई में बढ़ सकते हैं अगर उनका बनावट इस तरह का है तो, मगर पोषण नहीं होता उनमें, न्यूट्रिशन नहीं होता। न्यूट्रिशन का मतलब यह हुआ कि कोई भी जीव छोटी अवस्था में रहे, भोजन को ग्रहण करे, फूड को इनटेक करे और उस भोजन से एनर्जी प्राप्त करे और उस एनर्जी से उसके शरीर का विकास होता जाए, यानी छोटे से वो बड़ा होता जाए, जिसको बोलते हैं उत्तरोत्तर वृद्धि करना। तो इस प्रोसेस को हम पोषण कहते हैं और पोषण क्रिया सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती। हर सजीव के बच्चे जब पैदा होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं और समय गुजरने के साथ साथ पोषण प्राप्त करके वो बड़े आकार के हो जाते हैं। नेक्स्ट है श्वसन। श्वसन का मतलब होता है रेस्पायरेशन। अगर हम आपसे श्वसन के बारे में पूछें तो आपका एक जवाब होगा कि सर ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना श्वसन यानी रेस्पायरेशन कहलाता है, मगर ये बच्चों वाला आंसर है। श्वसन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने वाला क्रिया है, यानी जो श्वसन क्रिया है, रेस्पायरेशन है, इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, यानी जो खाना हम खाते हैं वो खाना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, अपघटित होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी से हमारी जिंदगी चल पाती है। तो श्वसन क्रिया का मतलब याद रखिएगा, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ना कि ऑक्सीजन लेना और निकालना। तो श्वसन क्रिया सजीवों में होती है और निर्जीवों में नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्सर्जन की। उत्सर्जन नाम की क्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर एक्सक्रीट कर देना, यानी कि भोजन के उपापचय के फलस्वरूप जो भी लाभदायक चीज़ें बनती हैं वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और बॉडी उससे वृद्धि और पोषण प्राप्त करता है। लेकिन जो पदार्थ फालतू होते हैं, अनुपयोगी होते हैं, हानिकारक होते हैं, हमारा शरीर उसको मल और मूत्र में परिवर्तित करके बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिसमें उसकी हेल्प किडनी करती है। इस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। और याद रखिएगा, उत्सर्जन का मुख्य अंग किडनी है, जिसको हम वृक्क कहते हैं, और इंसान में दो होती है ये, और बॉडी के पीछे हिस्से में होती है, सामने नहीं होती है। इसमें से राइट वाली थोड़ी सी बड़ी होती है और लेफ्ट वाली छोटी होती है। आगे के लेसन्स में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन और बनता है कि श्वसन क्रिया का मुख्य अंग क्या है। तो श्वसन क्रिया का मुख्य अंग हमारे लंग्स हैं, जिनको हम फेफड़े बोलते हैं, हिंदी में फुफ्फुस बोलते हैं, जो हमारी इस पसली के पीछे सेफ ढंग से रखी हुई है। लास्ट है प्रजनन। तो उत्सर्जन क्रिया सजीव में पाई जाती है, निर्जीव में नहीं पाई जाती है। लास्ट है प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। री मीन दोबारा, प्रोडक्शन माने पैदा करना। हमें पता है कि हर सजीव में एक गुण होता है कि वो अपनी जैसी संतानों को पैदा करता है। जैसे इंसान के इंसान जैसे बच्चे होते हैं, गाय के गाय बच्चे होते हैं, बकरी के बकरी जैसे बच्चे होते हैं। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, अपने जैसे संतान को दोबारा उत्पन्न करना। और ये क्रिया सिर्फ सजीवों में पाई जाती है। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि हम एक मोटरसाइकिल खरीद के ले आए और 4 मोटरसाइकिल हो गई, हम एक मेज बनवाए 4 मेज हो गई। लेकिन एक इंसान से 4 इंसान हो जाते हैं, एक जानवर से कई जानवर पैदा हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम प्रजनन क्रिया कहते हैं। और यह क्रिया सजीवों में यानी लिविंग बींग्स में पाई जाती है और निर्जीवों में यानी नॉन लिविंग बींग्स में नहीं पाई जाती है। अब लास्ट में हम समझते हैं कि जो सजीव पदार्थ होते हैं या सजीव जो होते हैं वो बने किससे होते हैं। तो सजीव जो बने होते हैं, सजीव जिस छोटे से छोटे कण से बने होते हैं, उस छोटे से छोटे पदार्थ को हम सेल यानी कोशिका कहते हैं। कोशिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आगे के लेसन में हम इसके बारे में डीप में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी बनावट क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से यौगिक कण पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं कोशिका है क्या। तो कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। हिंदी में कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का मतलब स्ट्रक्चरल, यानी कि कोई भी कोशिका जिस बनावट की होती है उस कोशिका से उसी जैसा शरीर बन के तैयार हो जाएगा। सेम ऐसे चौकोर ईंट से
चौकोर दीवार बनेगी और गोल ईंट से गोल दीवार बनेगी। तो वैसे ही कोशिका की संरचना जैसी होगी उससे वैसे ही संरचना वाला शरीर बनेगा। अब बात करते हैं फंक्शनल नाम के वर्ड का मतलब क्या हुआ, यानी कि क्रियात्मक। प्रत्येक कोशिका में वो सारी क्रियाएं होती हैं जो एक जीवित शरीर में होती हैं, श्वसन, उत्सर्जन, उपापचय, वृद्धि, पोषण। तो एक कोशिका के अंदर जो भी जैविक क्रियाएं होंगी उस कोशिका से बनने वाले बड़े से बड़े शरीर में वही सारी जैविक क्रियाएं होंगी। अगर कोई भी जीव आपको छोटे आकार का दिखता है तो इसका मतलब यह है कि उसमें नंबर ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं की संख्या बहुत कम है। जो जीव बहुत बड़े आकार का है, जैसे हाथी है, ब्लू व्हेल है, तो उनमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है। छोटी दीवार कम ईंट, बड़ी दीवार बहुत ज्यादा ईंट। तो कोई भी जीव जितना बड़ा है उसके पास नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है। और हमारी बॉडी में लगभग 5 खरब से भी ज्यादा सेल्स हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है कि मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, बट 5 खरब के आसपास कोशिकाएं मानव शरीर में होती हैं। अब हम बात करते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने 1665 यानी सन 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी और इन्होंने इस बात का जिक्र अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में की है। ये दोनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कोशिका की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिका खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। किस पुस्तक में इसका जिक्र है? माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में इसका जिक्र है। अब हम सेल्स के बारे में आगे के लेसन में खूब डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर बस इतना ही इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैं इसको यहीं पर फुल स्टॉप करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों को या ऐसे जो आपके सहपाठी हैं उनको इसको शेयर करिए, उनको लाइक कराइए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें और हम अच्छे कंटेंट लेकर आपके सामने आते रहें। थैंक यू।